तो चलिए आज के विषय पर गहरी नजर डालते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें कंप्यूटर की एक शानदार यात्रा पर ले जाती है। बिल्कुल, ये सिर्फ मशीनों की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात की कहानी है कि इंसान की सोच कैसे विकसित हुई। सही कहा। हम रोज कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हम कभी रुक कर सोचते हैं कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? हाँ, मतलब एक ऐसी मशीन से जो पूरा कमरा घेर लेती थी, उस डिवाइस तक जो आज हमारी जेब में है। तो आज हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के सफर को समझेंगे। ये वाकई एक दिलचस्प सफर है। और शुरू करने से पहले एक बात साफ कर देना जरूरी है। जैसा कि हमारे स्रोतों में भी बताया गया है कि समय सीमा में थोड़ा बहुत अंतर मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, आपको अलग अलग जगह पर इन पीढ़ियों की समय सीमा में कुछ साल का अंतर मिल सकता है। तो हम दिए गए अनुमानित समय पर ही ध्यान देंगे। ठीक है। समझने वाली बात यह है कि हर पीढ़ी एक तकनीकी क्रांति थी, एक ऐसा बड़ा बदलाव जिसने मतलब सब कुछ बदल दिया। तो चलिए पहली पीढ़ी से शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है 1946 से। हमारे दस्तावेज में पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC का जिक्र है। हाँ, जिसे JP एकर्ट और जॉन मचली ने बनाया था। और ENIAC के साथ साथ UNIVAC और EDVAC जैसे नाम भी इसी दौर के हैं, जो 1946 से 1956 तक चला। जी। लेकिन इन्हें पहली पीढ़ी क्या बनाता है? मेरा मतलब है, इनकी खास तकनीक क्या थी? यही सबसे अहम सवाल है। पहली पीढ़ी की जो पहचान थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। ये इनके स्विचिंग डिवाइस थे, मतलब कंप्यूटर का दिल और दिमाग। वैक्यूम ट्यूब ये तो वो पुराने जमाने के बल्ब जैसी दिखने वाली कांच की चीजें होती थी, है ना? बिल्कुल वही। और आप कल्पना कर सकती हैं कि हजारों बल्बों से बनी मशीन कैसी होगी। बहुत ही नाजुक। बहुत नाजुक, कम भरोसेमंद और बहुत विशाल। स्रोत के मुताबिक इनियाक में करीब 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे। 18,000 और उसका वजन लगभग 30 टन। बाप रे, वो तो बहुत ज्यादा गर्मी भी पैदा करते होंगे। उन्हें ठंडा कैसे रखते थे? यही तो अगली चुनौती थी। इसीलिए उनमें बड़ी संख्या में एयर कंडक्टर का इस्तेमाल होता था, मतलब बड़े बड़े कूलिंग सिस्टम चाहिए थे। और डेटा स्टोर करने के लिए? उसके लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था, जो आज की हार्ड ड्राइव के मुकाबले आप समझिए बहुत ही धीमा था। और प्रोग्रामिंग, वो तो और भी मुश्किल होती होगी। बहुत ज्यादा। वो मशीनी भाषा में होती थी, जो कि एक बेहद जटिल काम था। और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि ये सस्ते तो बिल्कुल नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ज्यादा खर्चीले थे। तो सोचिए, एक कंप्यूटर जो पूरे कमरे जितना बड़ा हो, अविश्वसनीय रूप से महंगा हो और बहुत धीमा भी हो। ये उस समय के लिए एक चमत्कार था, लेकिन साफ था कि इसे बेहतर बनाने की बहुत जरूरत थी। बिल्कुल। और यहीं से दूसरी पीढ़ी की जरूरत महसूस हुई। तो 1956 से 1964 के बीच ऐसा क्या बदला जिसने सब कुछ बदल दिया? एक छोटा सा आविष्कार जिसने एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर? हाँ, ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली और ये एक बहुत बड़ा मतलब गेम चेंजिंग बदलाव था। ये बड़ा बदलाव क्यों था? ये सिर्फ एक पुर्जे को दूसरे से बदलना ही तो था। नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। देखिए, वैक्यूम ट्यूब कांच के थे, गर्म होते थे और कभी भी फ्यूज हो सकते थे। जिससे कंप्यूटर भरोसेमंद नहीं रहते थे। बिल्कुल। ट्रांजिस्टर सॉलिड स्टेट थे, कोई हिलने वाला हिस्सा नहीं, कोई फिलामेंट नहीं जो जल जाए। इसने पहली बार कंप्यूटर को व्यावसायिक रूप से भरोसेमंद बनाया। अच्छा, तो इसने कंप्यूटर को व्यावहारिक बना दिया। हाँ, इसी वजह से IBM जैसी कंपनियां बड़े पैमाने पर कंप्यूटर बनाने का जोखिम उठा सकी। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? सबसे पहली बात, ये पहली पीढ़ी से काफी सस्ते थे। ठीक है। दूसरी, ट्रांजिस्टर का आकार बहुत छोटा था, तो कंप्यूटर भी छोटे हो गए और उनका रख रखाव आसान हो गया। और स्पीड और भरोसेमंदी? उनकी स्पीड काफी तेज और भरोसेमंद थी। और जैसा हमने कहा, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ, जिसने इन्हें पहली पीढ़ी से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनाया। तो दूसरी पीढ़ी ने कंप्यूटर को थोड़ा और आम लोगों के करीब ला दिया। शायद अभी भी घरों में रखने लायक नहीं थे। नहीं, अभी नहीं, लेकिन कम से कम अब ये सिर्फ सरकारी प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहे। सही। इसने अगली तकनीकी छलांग के लिए मंच तैयार कर दिया। बिल्कुल। वैज्ञानिकों के सामने अब एक नई चुनौती थी। अगर एक ट्रांजिस्टर इतना कुछ कर सकता है, तो क्या हम हजारों ट्रांजिस्टरों को एक साथ जोड़ सकते हैं? और इसी सवाल का जवाब हमें तीसरी पीढ़ी में मिला, जो 1964 से 1973 तक चली। और यहाँ का जादुई शब्द है इंटीग्रेटेड सर्किट। हाँ, यानी IC। IC। बिल्कुल। IC एक और बहुत बड़ी छलांग थी। इसे ऐसे समझिए कि पहले आप एक एक ईंट और सीमेंट लेकर घर बनाते थे। और अब आपने 3D प्रिंटर से पूरा का पूरा कमरा एक साथ ही बना दिया। क्या बात है, बिल्कुल सही उदाहरण है। IC ने यही किया।
इसने कई ट्रांजिस्टरों, रेजिस्टरों और कैपेसिटर को एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर समेट दिया। वाह, ये तो कमाल है। तो इसका असर कंप्यूटर पर क्या पड़ा? जाहिर है वो और भी छोटे हो गए होंगे। बहुत छोटे, और सिर्फ आकार में ही नहीं, हर लिहाज से बेहतर हुए। हमारी जानकारी के मुताबिक ये बहुत कम समय में तैयार हो जाते थे। और बिजली की खपत? बहुत कम, जिसका मतलब था कि ये कम गर्म होते थे। रखरखाव में और भी आसान हो गए, और स्पीड वो तो बड़ी ही होगी। पहली और दूसरी पीढ़ी के मुकाबले ये रॉकेट की तरह तेज थे। और जब चीजें छोटी और सरल हो जाती हैं तो वे ज्यादा भरोसेमंद भी हो जाती हैं। बहुत ज्यादा भरोसेमंद। ये पिछली सभी पीढ़ियों से ज्यादा मजबूत और तेज थे, और इन सब का आधार था आईसी का प्रयोग। अच्छा। इसी पीढ़ी से कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल भी शुरू हुआ, जिससे कंप्यूटर चलाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। से 1982 तक। हालांकि स्रोत ये भी कहता है कि एक तरह से ये पीढ़ी अभी भी चल रही है। हाँ, और यहाँ का हीरो है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। जी, अगर आईसी एक कमरे को 3D प्रिंट करने जैसा था, तो माइक्रो प्रोसेसर पूरी बिल्डिंग को एक ही बार में प्रिंट करने जैसा था। मतलब? इसने पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, जो कंप्यूटर का दिमाग होता है, उसे एक ही चिप पर ला दिया। हाँ, इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था। एक मिनट, पूरा का पूरा सीपीयू एक चिप पर? ये सोचना ही आश्चर्यजनक है। इसका मतलब है कि अब कंप्यूटर को एक डेस्क पर रखना संभव हो गया था। बिल्कुल, यहीं से पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी क्रांति की शुरुआत हुई। इसने कंप्यूटिंग को व्यक्तिगत और सुलभ बना दिया। इसकी विशेषताएं तो वाकई प्रभावशाली रही होंगी। बहुत, आकार में एकदम छोटा, स्पीड में बहुत तेज और रखरखाव में और भी आसान। यहीं से पोर्टेबिलिटी का दौर शुरू हुआ। और कीमत? ये हमेशा एक बड़ा सवाल रहा है। क्या माइक्रो प्रोसेसर ने कंप्यूटर को सस्ता बनाया? बहुत ज्यादा। ये बहुत कम खर्चे में तैयार हो जाते थे। ये बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय और टिकाऊ थे। और स्टोरेज? अत्यधिक स्टोरेज क्षमता, और ये बिजली की खपत भी न के बराबर करते थे। तो इसी ने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को जन्म दिया होगा। बिल्कुल, और कंप्यूटर को घरों और दफ्तरों की मेजों तक पहुंचाया। तो ये सब हमें आज तक ले आता है। पांचवी पीढ़ी जो 1982 से अब तक चल रही है, हमारे हाथ में जो लैपटॉप, डेस्कटॉप और स्मार्टफोन है, वे सब इसी पीढ़ी का हिस्सा है। जी, स्रोत कहता है कि इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इसे अपने चारों ओर देख रहे हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या ये सिर्फ छोटे और तेज कंप्यूटरों के बारे में है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। पांचवी पीढ़ी सिर्फ छोटे कंप्यूटरों के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट कंप्यूटरों के बारे में है। स्मार्ट? हाँ, इस पीढ़ी की पहचान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब एक साथ कई काम करना। बिल्कुल, पहले कंप्यूटर एक बार में एक ही काम करते थे। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब है एक साथ कई काम करना, ठीक इंसानी दिमाग की तरह। और एआई का मतलब है कि मशीनें अब खुद सीख सकती हैं और फैसले ले सकती हैं। एकदम सही। यही वो पीढ़ी है जहां एआई और मशीन लर्निंग जैसी चीजें सामने आईं, जिससे आपके फोन का गूगल असिस्टेंट या अमेजन का एलेक्सा संभव हो पाया। जैसा कि स्रोत में लिखा है, आजकल तो मोबाइल के साइज का कंप्यूटर आ गया है, जिसमें आप कंप्यूटर की तरह सभी काम कर सकते हैं। हाँ, और ये कंप्यूटिंग और बुद्धिमत्ता के संगम को दिखाता है। ये सिर्फ गणना करने वाली मशीन नहीं, बल्कि सोचने वाली मशीन बनाने का दौर है। तो हमने पीढ़ियों के सफर को तो समझ लिया, लेकिन